स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज कुछ पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स में आज हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये जो पूरा चैप्टर है ना वेव ऑप्टिक्स, इसमें जनरली हम लोग 4 पार्ट्स कर देते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल 1 यानी वेव फ्रंट वाला पार्ट, सेकेंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, थर्ड वन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फोर्थ वन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पोलराइजेशन अभी नहीं देखेंगे हम लोग, है ना। पोलराइजेशन बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी डिलेटेड है ये। तो 3 पार्ट बच जाते हैं। तो हाइगेंस प्रिंसिपल देख लिया अपन ने, व्हाट इज हाइगेंस कंस्ट्रक्शन, हाइगेंस प्रिंसिपल, और इसके बेसिस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूव किया। अब सेकेंड वन में आते हैं हम लोग, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि डिफाइन करें तो इंटरफेरेंस इज डिफाइंड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन फैक्ट redistribution of light energy. Redistribution, the phenomena of redistribution of light energy due to superposition of light waves obtained from coherent sources. यानी इंटरफेरेंस वह फिनोमेना है जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट एनर्जी का। यानी जब इंटरफेरेंस होगा तो कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहीं मिनिमम होगी। जहाँ मैक्सिमम होगी उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ मिनिमम होगी उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहाँ डार्क होगा और वाइट होगा। लेकिन ये तभी होगा जबकि सोर्सेस जो हैं दे आर कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इनफैक्ट कोहेरेंट सोर्स आर सोर्सेस, है ना, जिसका कि वेवलेंथ सेम होगा, है ना। कोहेरेंट सोर्स वह सोर्स है जिसका वेवलेंथ सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है वेव्स, एंड फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा या फेज डिफरेंस 0 होगा। फेज डिफरेंस 0 का मतलब है बोथ आर इन द सेम फेज। यदि 2 इंटरफेयरिंग वेव्स हैं, 2 इंटरफेयरिंग वेव्स, यदि उनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है ना, और उसके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या 0 है या सेम फेज में है दोनों, तो दो सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट। ये आता है ना, बहुत इस पर फोकस रहता है, हेड टेल में आता है। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस? कोहेरेंट सोर्सेस आर दोज सोर्सेस having same wavelength, same frequency, propagating in the same direction and maintaining constant phase difference, or if they are in the same phase। तो ये सारे कंडीशन यदि फुलफिल हो रहे हैं तो वो कोहेरेंट सोर्स होगा। क्लियर? एंड एक इसमें और भी टेल आता है कि वाई कोहेरेंट सोर्सेस आर नीडेड फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस को सस्टेन करने के लिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए। कोहेरेंट होगा तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो जहाँ मैक्सिमम है वहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ मिनिमा है मिनिमा होगा। अगर कांस्टेंट नहीं है, फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उस केस में जहाँ मैक्सिमम है वहाँ मिनिमा बनेगी कुछ टाइम के बाद, जहाँ मिनिमा है मैक्सिमम बनेगी। तो अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है, कहीं ब्राइट है, कहीं डार्क है, ब्राइट है, डार्क है ना। इस तरह से बैंड मिलेगा अपने को, ठीक है। तो हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक्चुअली मानते हैं कि 2 इंटरफेयरिंग वेव्स हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट अपने को दिया हुआ है। तो चलिए इस पोर्शन को अब हटा देते हैं, है ना। तो ये पोर्शन हमने हटा दिया। नाउ सी व्हाट इज बीइंग डन देयर। यस, ठीक है ना। तो क्या देखना है अपने को एक्चुअली कि 2 सोर्सेस हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है। मानो एक का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज y1 इज इक्वल टू, और ये प्रोग्रेसिव वेव है, वेव
प्रोग्रेस कर रहा है इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो y1 इज इक्वल टू मान लेते हैं इक्वेशन है इसका a1 साइन ऑफ, अरे यार a1 साइन ऑफ, कुछ गड़बड़ हो रहा है, नो लेट अस पॉज। सो y1 मान लिया कि एक का जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेव का, दैट इज गिवन बाय y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये क्या है, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर प्लस होता तो माइनस एक्स डायरेक्शन में होता है ना। और a1 इज एम्पलीट्यूड, y2 जो सेकेंड वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए इक्वेशन है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। यानी दोनों के बीच, दो वेव्स के बीच जो फेज डिफरेंस है दैट इज फाई है, फेज डिफरेंस इज फाई, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी ने सिंपल केस ले लिया है कि दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम मान लिया है, ए। उसने लिखा y1 इक्वल टू a कॉस लिया है हालांकि कॉस ओमेगा टी, है ना। y2 इक्वल टू फिर लिखा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। तो सिंपली वो ले लिया उसने, ओमेगा टी मतलब सिंपल हार्मोनिक वेव ले लिया सिंपली। यहाँ पर ने एक्चुअली वो जो वेव है एक्चुअली लाइट का जो वेव्स है वो क्या है, प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोपेगेट कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो प्रोग्रेसिव वेव लिया और एम्पलीट्यूड सेम नहीं लिया अपन ने। एक का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का a2 है। ये जरूरी नहीं है इंटरफेरेंस के लिए कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए अपन ने मोस्ट जनरल केस ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। बुक से थोड़ा सा अलग अप्रोच है, इसलिए ध्यान देना, नोट डाउन कर लो। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, एक का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे का y2 है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, यानी y बराबर y1 प्लस y2 होगा, है ना। दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं, एक वेव ये है एंड अनदर वेव दिस है, ठीक है। तो दोनों जब सुपरिम्पोज करेंगे तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड a1 है ना, इसका एम्पलीट्यूड a1 है और इसका एम्पलीट्यूड a2 है, ठीक है। तो जो नेट होगा वो क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज यहीं से कर देता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब है कि दो वेव्स लिया अपन ने, उसका डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है, प्रोग्रेसिव वेव है, क्लियर। दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई है। अब जो नेट जब सुपरिम्पोज होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों वेव जब सुपरिम्पोज करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ दीज टू, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब दोनों का वैल्यू रख दो, तो ये हो गया a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस y2 का वैल्यू रख दो, y2 इज व्हाट, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, क्लियर। y इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों का सम कर देना है अपने को, है ना। अब थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा है, ये देखना पड़ेगा, बट ये जनरल वे है, इससे अपने को समझने में सहूलियत होगी, है ना। इसलिए थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, पेन में से दर्द लेना पड़ेगा। a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, अब यहाँ a2, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसको एक मान लो प्लस फाई, तो a प्लस बी का फार्मूला, साइन a प्लस बी, साइन n टू कॉस बी प्लस कॉस n टू साइन बी, वैसे में तोड़ दो तो ये बन गया a2 साइन a, यानी साइन ऑफ ओमेगा टी साइन a इंटू कॉस बी, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स को एक यूनिट बोला था, सो दिस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन a इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी, कॉस फाई हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस a2 तो आगे ही है, मल्टीप्लाई है a2, है ना। साइन ए इंटू कॉस बी हो गया, अब क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन बी,
तो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ऑफ फाई। क्लियर? शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दिया, a2 साइन ए प्लस बी पर इसे रिजॉल्व किया, ये था प्लस फाई। इन दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तभी कोहेरेंट सोर्स होंगे। कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना मस्ट है, वो फेज डिफरेंस फाई है। फिर अपन ने इसको ब्रेक कर दिया, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए ये लिख लिया। अब अपने पास y के लिए ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ तक भी अपन इरेज कर सकते हैं। ये भी चला गया है, हाँ जाने दें, चलो जाने दो, स्पेस की कमी भी है तो इसको भी हटा दिया। क्लियर? अब अपने पास y के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। y इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ देखो, ये है एक्सप्रेशन अपने पास y के लिए, ठीक है। इसको अगर रीअरेंज करके थोड़ा लिख दें हम लोग, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन ले लें, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको कॉमन ले लिया, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ क्या बच गया? a1, यहाँ क्या बच गया? a2 कॉस फाई। तो यहाँ बच गया एक्चुअली a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई। दिख रहा है ऊपर? दिख रहा होगा, है ना। a1 हो गया प्लस यहाँ से हो गया a2 कॉस फाई, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है? साइन फाई वाला, है ना। तो प्लस ऑफ सेकेंड टर्म तो यही है। अपन ने पहले क्या किया? साइन वाले टर्म को कॉमन लिया, सेकेंड टर्म ये है a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, के एक्स, ये x है, और इंटू साइन ऑफ फाई। क्लियर? a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई। क्लियर? इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, है ना। ये क्या निकला? नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए एक का डिस्प्लेसमेंट y1 था, दूसरे का y2 था। दो इंटरफेयरिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव जब आगे बढ़ेंगे, जब सुपरइम्पोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा एक्चुअली, वो रिजल्टेंट क्या होगा? वो भी इटसेल्फ एक प्रोग्रेसिव वेव ही होगा। उस फॉर्म में अपन कास्ट कर रहे हैं इसको। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म, ठीक है। तो अब आइए, अब यहाँ क्या करेंगे अपन? थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो ये मैनिपुलेट करेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पे। वो मैनिपुलेशन क्या है? ये देखो, लेट मान लेते हैं अपन, है ना, a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको मान लेते हैं a कॉस थीटा, ठीक है। a1 प्लस a2 कॉस फाई को मान लिया अपन ने a कॉस थीटा, ठीक है। एंड सेकेंड में क्या है? a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, a2 साइन फाई को मान लेते हैं a साइन थीटा। a1 प्लस a2 कॉस फाई को मान लिया a कॉस थीटा, a2 साइन फाई को मान लिया a साइन थीटा, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशंस, इस दो इक्वेशन को मान लो, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, व्हाट्स इन नेम, शेक्सपियर ने कहा, तो अपन ने नाम दे ही दिया, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग दोनों को स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। किसको किसको? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 एंड 3 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो। देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टेकिंग ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं अपन, है ना।
तो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड भी स्क्वायरिंग एंड एडिंग स्क्वायरिंग है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो हो गया ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a1 a2 कॉस फाइव, 2a1 a2 कॉस फाइव, क्लियर। अब इसका स्क्वायर हुआ है प्लस इसका स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव, क्लियर। अप टू दिस नो प्रॉब्लम है ना, केवल थोड़ा पर लंबा चल रहे हैं, बट दिस इज द मोस्ट जनरल वे है ना टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे इसको लिखना है, ठीक है, तो फिर स्पेस बनाना मजबूरी है, तो ये बना दिया, इसको भी ले जा सकते हैं लाइक दैट, बहुत स्पेस बन गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए, यस दिस इज ए के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, व्हाट इज ए इज द नेट एम्पलीट्यूड, ए क्या है, ए इज द नेट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दो वेव जो सुपरिम्पोज कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग वेव जो मिलेगा प्रोग्रेसिव वेव, उसका ये क्या हो गया, उसका एम्पलीट्यूड हो गया। और ये वैल्यू अगर वहाँ पर ने रखा था, उस इक्वेशन को देख लो, तो वहाँ से लिख सकते हो कि y के लिए अपने को एक्सप्रेशन आ गया इस टर्म में, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये इक्वेशन आ गया था ना अपने को, ने वो स्टेप में यदि वैल्यू रख दो जो हम लोगों ने माना था, क्या माना था, a1 प्लस a2 कॉस फाइव बराबर माना था अपन ने a कॉस थीटा, है ना, एंड a2 साइन फाइव बराबर माना था a साइन थीटा। वो वैल्यू अगर उसमें रख दें तो अपने को इक्वेशन ये आया था y इक्वल टू a साइन a इंटू कॉस बी माइनस ये प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको 1 यूनिट मान लिया, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, यानी जो रिजल्टेंट प्रोग्रेसिव वेव भी बन रहा है, फिर रिजल्टेंट वेव इज आल्सो प्रोग्रेसिव, जो होना भी चाहिए, जिसका रिजल्टेंट वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट ये है और ये है नेट एम्पलीट्यूड, रिजल्टिंग वेव का नेट एम्पलीट्यूड है ए, एंड दैट ए, इसी से अपन इंटरेस्टेड हैं एक्चुअली, दैट ए इज गिवन बाय, यहाँ से देख लो ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन इसलिए लिख दिया, वहाँ शायद छूट गया अपना एक स्टेप, कि वहाँ अपने को ये लिखना था ना, जब ये वैल्यू रख दिया अपन ने a1 प्लस a2 कॉस फाइव इक्वल टू a कॉस थीटा एंड a2 साइन फाइव इक्वल टू a साइन थीटा, तो y बराबर आ जाएगा a साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फाइनली y इक्वल टू a साइन दिस, वेयर a इज द नेट एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब a का वैल्यू यहाँ से क्या होगा उसको देख लेते हैं, तो इस पोर्शन को फिर हटा देते हैं, तो वेयर a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू रूट ओवर सिंपली, और यहाँ से देख लो एक चीज़ और, a2 कॉस स्क्वायर फाइव, a2 साइन स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर टेकिंग कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ज़्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1, तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू एक्चुअली रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, this is the equation, a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर और ये a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर हो गया, है ना, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, तो a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये अपने को मिल गया क्या, नेट एम्पलीट्यूड, दो जो वेव इंटरफेयर कर रहे हैं, तो जो
वेव मिलेगा आफ्टर इंटरफेरेंस, उसका एम्पलीट्यूड है दिस मच, दिस इज द एम्पलीट्यूड। क्लियर? चलिए, जाना कहीं नहीं है, मतलब अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन हो गया। एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी जो लाइट की होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। वे पिक्चर में ये होता है, इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट इज इंटेंसिटी? एक्चुअली इंटेंसिटी इज द एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोल रहे हैं अपन, इसका कहने का मतलब है दिस इज द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस होता है, दैट इज ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, सो दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। और इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आई, वो कांस्टेंट हमने सी ले लिया मान लो। ठीक है, के भी लिख सकते थे बट के यहाँ अलग हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा होता है ना वेव नंबर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे अपन? सी आई। तो इस लाइट में यदि इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को, इतनी बात समझ में आ गई। अब ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? सी आई। अब इस पोर्शन को हटाते हैं, एक्चुअली ये कहाँ चला गया, उधर क्यों चला गया ये, दिस वन को हटा दिया। क्लियर? चलिए, है ना। नाउ अब क्या होगा, अगर ए स्क्वायर के टर्म में लिख दें, कंफ्यूजन ना हो। चलो, ए स्क्वायर बराबर अगेन हो गया, सर पहले भी लिखा था फिर लिख दिया यार, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्लियर? इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। मान लो 1 पहले दे दिया था तो इसको 2 दे दिया। क्लियर? ए स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। अब क्या बोला था मैंने? ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई, तो उसी तरह लिख सकते हैं a1 स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई वन एंड a2 स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई टू। पहले स्टेप लिखा था ना, ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो ए स्क्वायर इक्वल टू सी आई, या a1 स्क्वायर इक्वल टू सी आई वन, या a2 स्क्वायर इक्वल टू सी आई टू। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो ए स्क्वायर के बदले क्या लिख रहे हैं? सी आई। a1 स्क्वायर के लिए क्या लिखा था? a1 स्क्वायर सी आई वन, सी आई वन। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ा, ये बात है। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये हो गया सी आई वन, a2 स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? सी आई टू, a2 स्क्वायर बराबर सी आई टू प्लस 2 a1 क्या होगा? रूट ओवर सी आई वन, a2 होगा रूट ओवर सी आई टू, और ये है कॉस ऑफ फाई। कॉस फाई दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो तो इसको लिख लेना, है ना। यहाँ से देख लो तो I इज इक्वल टू, फार्मूला हो गया I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 cos of phi. This is the result for which we were waiting. ठीक है, तो ये रिजल्ट है जिसके लिए कि हम लोग वेट कर रहे थे, है ना। तो 25 मिनट्स लग गए अपने को यहाँ तक आने में। ठीक है, I इक्वल टू वाट? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 cos फाई। यहाँ से समझ में आ गया? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इन वेव पिक्चर। तो ये अपन ने कैसे लिया, समझ में आ रहा है? सी कॉमन ले लो, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज रूट सी, सी हो गया,
सी टेकिंग कॉमन हियर, कैंसल बोथ साइड। तो आई के लिए अपने को मिला ये एक्सप्रेशन, दिस इज आई व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट wave, intensity of the resultant wave is given by sum of intensity of first and two। I1 क्या है, पहले वेव की इंटेंसिटी है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, I2 दूसरे की इंटेंसिटी है, एंड फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन क्या I1 एंड I2। ठीक है, यानी एक जो वेव था दूसरा वेव, दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई है। तो यहाँ से अपने को ये एक्सप्रेशन मिल गया है ना। फिर स्पेस बनाना है अपने को, तो ये स्पेस बनाने का ये तरीका है, दूसरे को धक्का मार दिया, ठीक है, तो ये निकल गया, तो अपने लिए स्पेस बन गया, अर्थ पर ही, स्पेस में नहीं बना। क्लियर? तो नेट इंटेंसिटी के लिए ये फार्मूला हो गया। क्लियर? इसी को अपने एनसीईआरटी बुक ने ऐसा लिखा, I=I0 है ना, क्या है स्क्वायर, या 4I0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। तो ऐसा नहीं लिख के अपने मोस्ट जनरल फार्मूला, द मोस्ट जनरल फार्मूला अपन ने लाया। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि ये इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। मैक्सिमम कब होगी, जब cos फाई मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कब होगी, जब cos फाई मिनिमम होगा, है ना। तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो बोलेंगे उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है आई, वो मैक्स होती है मैक्सिमम। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जब इंटेंसिटी मिनिमम हो, जब मिनिमम हो इंटेंसिटी, तो कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो हम लोग करते रहते हैं ना बीच बीच में, डिस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं तो एनर्जी क्या हो जाए, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है ना। तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जब आई मैक्स हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग एक्चुअली यहाँ से कंडीशन डिराइव करेंगे। ये आता है एग्जाम में भी, डिराइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो अप टू दिस परहैप्स इट इज क्लियर। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, बाकी देख लो, जब cos फाई मैक्सिमम होगा, है ना। तो आई मैक्स कब होगा, तभी होगा कब, जबकि cos फाई मैक्सिमम होगा, और cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1। नहीं, cos फाई या sin फाई का मैक्सिमम वैल्यू, tan फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 होगा। और ये +1 कब होगा, जब cos 0 डिग्री होगा। क्लियर? तो यहाँ से अपने को कंडीशन मिल जाए। ये रिलेशन याद रखना, मोस्ट कॉमन रिलेशन, मोस्ट जनरल रिलेशन, कॉमन तो नहीं जनरल, I=I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई, वेयर I इज द नेट इंटेंसिटी, I1 I2 इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी, फाई इज द एंगल बिटवीन या फेज एंगल बिटवीन दीज टू वेव्स। तो इसको हटा दूँ, इफ यू से शो, परमिट तो नहीं कहूँगा, से शो। आगे बात समझ में। चलिए अब यहाँ से क्या देख रहे हैं अपन, कब मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी, जब cos फाई मैक्सिमम होगी। cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1, फाई = 0, दैट इज ओनली 0 नहीं, जब फाई 0 हो, जब 2 पाई हो, है ना, जब cos 360 भी 1 होगा, 4 पाई हो, 6 पाई हो, अब नहीं लिखता, 2n पाई हो, in general 2n pi, where n is the integer having value 0, 1, 2 like that. Clear? यानी ये जो फाई का वैल्यू है, फेज डिफरेंस टू इंटरफेरिंग वेव्स के बीच, यदि 0, 2 पाई, 4 पाई, इन जनरल 2n पाई हो, where n is the integer 0, 1, 2, देन फेज डिफरेंस 0 हो या दिस हो,
उस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि इंटेंसिटी के लिए क्या फार्मूला था, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√over I1 I2 cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है, मैक्सिमम हो। जैसे ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फेज डिफरेंस 0, ठीक है। फिर 2 पाई में अगेन, 4 पाई में 4 बार अगेन, ठीक है। और ऐसा हो तो एक उधर जा रहा है, जैसे अपन जाते हैं, कोई उधर जा रहा है, अपन इधर जाते हैं, मैं कहता हूँ इधर चलो, तुम कहते हो मैं इधर जाऊँ, तो ये हो गया कितना, फेज डिफरेंस 180 आउट ऑफ फेज, और ये इन द सेम फेज, ठीक है। चलिए मजाक की बात थी, कहने का मतलब ये है कि यदि फेज डिफरेंस क्या हो, फाई इज इक्वल टू 2n पाई हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, मैक्सिमम हो वाइट ब्राइट फ्रिंज बनता है। और जब डिस्ट्रक्टिव होगा इंटेंसिटी 0 होगी, मतलब डार्क मिलेगा, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी या फॉर ब्राइट फ्रिंजेज टू बी ऑब्टेन्ड के लिए कंडीशन है फाई मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई, फाई मस्ट बी इक्वल टू दिस 2n पाई के बराबर होना चाहिए। यानी फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n इंटीजर है यहाँ तो 2n, यानी इंटीजर क्या हो गया, इवन, तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। और इसको वेवलेंथ के टर्म में भी लिखते हैं, वेवलेंथ के टर्म में भी लिखते हैं इसको, है ना। वेवलेंथ के टर्म में कैसे लिखेंगे, फाई इक्वल टू दिस, फाई इक्वल टू क्या लिखा, फेज डिफरेंस के टर्म में ये कंडीशन है मैक्सिमा का, और पाथ डिफरेंस जिसको x से डिनोट करते हैं के टर्म में, है ना, n, और 2 पाई यदि फेज डिफरेंस हो तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है, n लैम्डा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2, एक ही बात है। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के टर्म में ये है कंडीशन। और फेज डिफरेंस के टर्म में बोले तो दिस इज फाई, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस के टर्म में फाई इक्वल टू 2n पाई होना चाहिए भाई, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पाथ डिफरेंस के टर्म में बोलेंगे तो यहाँ भी हो गया इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। तो पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस दोनों के टर्म में कंडीशन ये अपन ने बताया। और पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस में रिलेशन देखना हो तो वो भी अपन याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है ना। क्या पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, जैसे मान लो ये वेव बना दिया अपन ने, है ना, वेव का एक साइकिल पूरा हो गया, है ना, तो कितना ये हो गया, लेंथ वेव का लैम्डा हो गया, पता है अपने को, एक साइकिल पूरा हो गया तो वेवलेंथ लैम्डा, हाफ हाफ 1, ठीक है। तो इसमें एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, देखो यहाँ 0 से स्टार्ट किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ भी 0 है बट अब निगेटिव जा रहा है, अगेन यहाँ आया नियरेस्ट पॉइंट जहाँ अगेन अब 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं देश दोनों सेम फेज में हैं, तो दो नियरेस्ट पॉइंट जो सेम फेज में होते हैं उनके बीच का लेंथ वेवलेंथ होता है। और ये एक ऑसिलेशन भी पूरा हो गया, यानी एंगल कितना हो गया, 2 पाई, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, when the phase difference, ठीक है, 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा। जब फेज डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, जब फेज डिफरेंस 1 तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पाई, जब फेज डिफरेंस 5 तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। क्लियर।
है ना। तो ये एक्सप्रेशन हुआ फेज डिफरेंस के लिए। फेज डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2 पाई, सॉरी क्या था ये, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस था ना। तो पाथ डिफरेंस के लिए ये एक्सप्रेशन आएगा लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। ठीक है, जब फेज डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस 1, जब फेज डिफरेंस 1 तो लैम्डा बाई 2 पाई, जब 5 है तो क्या होगा, दिस होगा, है ना। क्या होगा दिस, ये वाला साइड क्या निकला, दिस इज इक्वल टू एक्स, पाथ डिफरेंस, है ना। तो ये फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में रिलेशन याद करने के लिए ऐसा भी है, जब लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन याद रखना, इट इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, इट इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स obtained from coherent sources। ये जो लाइट वेव है ना, ये कोहेरेंट सोर्स से आना है। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन ऑल वे आर नॉट कोहेरेंट, है ना। दो बल्ब हैं, दो एलईडी हैं, फिलिप्स का ही है, मान लो कंपनी सेम है, एकदम नई है, दोनों 18 वाट के हैं, लेकिन दोनों से जो लाइट निकलेगी ना वो सेम फेज में नहीं हो सकती। क्यों नहीं, ये सब डिस्कशन बाद में करेंगे। लग रहा है कि थोड़ा टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है ना। सो थैंक यू एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।